हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का है। सभी क्वेश्चन वन लाइनर है और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है। विशेष आकर्षक इसमें है कि रिवीजन अध्याय बार जो है रिवीजन नोट्स इसमें दिया हुआ है। दोस्तों, इसमें हम लोग जो है 6 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी सार संग्रह नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। कुल अलग अलग विषय के 15 सेट दिए हुए हैं, जिसमें पहला सेट हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से शुरू किए हैं। इसका 6 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आज ये 7वां वीडियो है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज 7वां वीडियो में। ठीक है। साथ में अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ से आप लोग को जो है PDF प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक हम लोग जो है 13 पेज तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 14 पेज शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो है हमारा स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। अनुच्छेद जो है 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं और कौन कौन है? तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में। ठीक है। और सेकंड में है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार भी है, और ये अनुच्छेद 19 के 1 बी में है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी के अंतर्गत है। भारत के राज्य क्षेत्र में जो है अबाध संचरण का अधिकार है, और ये अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के डी के अनुसार है। भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के 1 ई के तहत। कोई व्यक्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद जो है कोई व्यक्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का जो है अधिकार अनुच्छेद 1 के 19 का 1 जी के अंतर्गत है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हमारा अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 20 के सी में कहा गया है। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 21 में विदेश यात्रा का जो है अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21 है। अगला है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 24 में है। ठीक है। बच्चों के जो शोषण के विरुद्ध है प्रावधान अनुच्छेद 24 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। बौद्ध, जैन और सिख ये धर्म सम्मिलित होता है हिंदू शब्द में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 फर्स्ट यानी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है परिवर्तित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अगला कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो ये जो है हमारा न्यायपालिका करता है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो ये है दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है अनुच्छेद 32, इसको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के संबंध प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 26 के तहत है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये याचिका दायर की जा सकती है। अगला है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? तो ये है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। ये कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा
है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया। ये 44वें संशोधन 1978 के द्वारा है। अगला है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों, तो यह है वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सूचना का अधिकार जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जो है किया गया है, तो ये अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6). ठीक। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ये दोस्तों मूल अधिकार है और ये अनुच्छेद 300 के ए में वर्णित है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार कैसा है, तो ये दोस्तों गैर नागरिकों को भी उपलब्ध होता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार जो है इमरजेंसी के समय में भी आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल में भी इसको समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बंधुआ मजदूर से उन्मूलन अधिनियम जो है ये संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था, तो दोस्तों बंधुआ मजदूर अधिनियम जो है संसद द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में पारित किया गया था। अब हम लोग मूल अधिकार देख लेते हैं और उससे संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। पहला है कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों, ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किस अनुच्छेद में है, ये दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये किस में है, तो ये अनुच्छेद 25 से 28 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 29 और 30 में जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है। अगला है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। अगला देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है, तो ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भाग 4 में किया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है कि समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। अगला देख लेते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत कैसा है, ये वाद योग्य नहीं है, यानी इस पर कोई वाद नहीं किया जा सकता है नीति निर्देशक सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, तो ये अनुच्छेद 43 के क में है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है, ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है यहाँ किया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को का समान कार्य के लिए समान वेतन यानी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में निहित होता है या निहित है। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, ये है अनुच्छेद 51। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह कथन किसका है, तो दोस्तों ये कथन जो है केटी शाह का है, केटी शाह का है। अब देख लेते हैं हम लोग नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना ये कहा गया है। अनुच्छेद 38 में है अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 के 2 में है कि आय की असमानताओं को कम करने के लिए प्रयास करना।
अनुच्छेद 39 क में है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, अनुच्छेद 39 क में है। 39 ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार से जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो, यह है 39 ख में। 39 घ में है पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, 39 घ में है। अगला है 39 के र में कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अगला है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम के न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, यह है अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 43 के क में क्या है। तो अनुच्छेद 43 के क में वह है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना। अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, यह 43 ख में है। अगला है अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये किसमें है? 44 में है। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है, अनुच्छेद 45 में है। अगला है अनुच्छेद 46 में SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 है पोषातर स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध है। अगला है अनुच्छेद 48 में है गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास है, अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना है। अनुच्छेद 48 के क में है कि पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा है, 48 क में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना है, ठीक है, अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 में क्या है? तो ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण किसमें है? अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है, अनुच्छेद 51 में है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। तो मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व है नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों आज का ही हमारा ये भारतीय राज्य व्यवस्था समाप्त हुआ। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। क्वेश्चन जो भी है दोस्तों इसमें सिलेक्टेड है। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सके, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम एक लुसेंट जीके का एक अलग से क्लास शुरू करने वाले हैं। एक और वीडियो आप लोग के लिए डेली मिल जाएगा, तो वो भी क्लास आप लोग ज़रूर अटेंड करें। साथ में डेली अगर करंट अफेयर क्लास नहीं करते हैं तो आप लोग सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर का क्लास आता है, उसे ज़रूर अटेंड करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।